Hello students, in this video we are going to study Liouville's theorem. देखिए Liouville's theorem क्या होती है कि अगर आपका कोई एक इंटीग्रल फंक्शन है fz और साथ में वो बाउंडेड भी है तो वो फंक्शन fz हमेशा कांस्टेंट होगा. इसका क्या मतलब है, जैसे आपका कोई एक सिंपली कनेक्टेड रीजन है, उसमें आपने एक क्लोज्ड कर्व ड्रॉ किया. अब आपका फंक्शन fz उस क्लोज्ड कर्व के सभी पॉइंट्स पर अगर एनालिटिक है और साथ में बाउंडेड भी है तो वो फंक्शन fz हमेशा कांस्टेंट होगा. ये कहती है आपकी Liouville's theorem. Fine. If a function fz is analytic for all finite values of z, means आपका जो फंक्शन fz है वो एनालिटिक है for all finite values of z and is bounded, साथ में बाउंडेड भी है, is a constant, तो वो फंक्शन हमेशा कांस्टेंट होगा. ठीक है. या फिर हम इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिख सकते हैं, if fz be an इंटीग्रल फंक्शन. इंटीग्रल फंक्शन का मतलब क्या है? एंटायर फंक्शन. और एंटायर फंक्शन का मतलब क्या है? ऐसा फंक्शन जो कि पूरे z प्लेन में एनालिटिक हो, उस फंक्शन को हम बोलते हैं एंटायर फंक्शन या फिर इंटीग्रल फंक्शन. तो fz क्या है? आपका इंटीग्रल फंक्शन है, मींस पूरे एंटायर z प्लेन में फंक्शन एनालिटिक है. ठीक है. इफ fz be an इंटीग्रल फंक्शन सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी mod fz इज लेस देन इक्वल टू m. अब इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? बाउंडेडनेस की कंडीशन है ना. जैसे यहाँ पर जो बोला, यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा उसमें हमने ये लिखा कि फंक्शन एनालिटिक है फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ z एंड इज बाउंडेड. इसमें सिर्फ बाउंडेड लिख दिया था, इसमें बाउंडेडनेस की कंडीशन दे दी कि mod ऑफ fz इज लेस देन इक्वल टू m. यही होती है. हम फंक्शन fz को बाउंडेड कब बोलेंगे? जब एक रियल नंबर m ऐसा एग्जिस्ट कर रहा हो सच दैट mod ऑफ fz इज लेस देन इक्वल टू m. जैसे आप रियल वैल्यूड फंक्शंस में पढ़ते हो, रियल वैल्यूड फंक्शंस को आप बाउंडेड कब बोलते हो? जब उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा हो और लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा हो. मींस जैसे fx कोई एक रियल वैल्यूड फंक्शन है. ठीक है. इसको कब बोलेंगे कि ये बाउंडेड अबव है? मींस इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा हो, मींस कोई एक रियल नंबर a ऐसा एग्जिस्ट कर रहा हो सच दैट fx हमेशा इससे छोटा हो या इसके बराबर हो, इससे ज्यादा नहीं होगा. ठीक है. मींस x पर जो आपको फंक्शन की वैल्यू मिल रही है वो a से छोटी होगी या a के बराबर होगी, इससे बड़ी नहीं होगी, तो हम बोलेंगे a fx का अपर बाउंड है. ठीक है. और इस फंक्शन को बोलेंगे बाउंडेड अबव. इसी तरह से लोअर बाउंड क्या होता है? ये कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है fx. ठीक है. इसका लोअर बाउंड कब एग्जिस्ट करेगा? जब कोई एक रियल नंबर b ऐसा एग्जिस्ट कर रहा हो सच दैट fx हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू b हो. मींस fx हमेशा b से बड़ा होगा या b के बराबर होगा. ठीक है. b से छोटा कभी नहीं होगा. ठीक. मींस x पर जो आपको फंक्शन की वैल्यू मिल रही है तो वो b से बड़ी होगी या b के बराबर होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू b होगी, मींस b से छोटी नहीं होगी, तो हम बोलेंगे b इज द लोअर बाउंड ऑफ fx और इस फंक्शन को हम बोलेंगे बाउंडेड बिलो. ठीक है. तो रियल वैल्यूड फंक्शंस में हम क्या पढ़ते हैं कि आपका फंक्शन बाउंडेड कब बोलते हैं? जब उसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा हो और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा हो, मींस कोई एक रियल नंबर a ऐसा एग्जिस्ट कर रहा हो सच दैट fx इज लेस देन इक्वल टू a और एक कोई रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा हो सच दैट fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू b. ठीक है. मींस अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम बोलेंगे fx क्या है? बाउंडेड फंक्शन है. फाइन. तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की बात हो रही थी, मींस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस की बात हो रही थी, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया कि कोई एक रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करे सच दैट mod ऑफ fz इज लेस देन इक्वल टू m हो जाए, तो हम इसको बोलेंगे बाउंडेड फंक्शन. ठीक है. तो ये आपकी बाउंडेडनेस की कंडीशन होती है. ठीक है. यहाँ पर fz की बात हो रही है, मींस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, तो उसके लिए हमने क्या लिख दिया? अगर आपका फंक्शन बाउंडेड है मींस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, mod ऑफ fz इज लेस देन इक्वल टू m. ठीक है. तो क्या है? fz आपका इंटीग्रल फंक्शन है, मींस एंटायर फंक्शन है, मींस एनालिटिक है पूरे z प्लेन में. फाइन. और सेटिस्फाइंग द कंडीशन मींस बाउंडेड है फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ z वेयर m इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट. m क्या है? कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है. देन fz इज अ कांस्टेंट. तो fz क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा. मींस fz अगर इंटीग्रल फंक्शन है सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी दिस, मींस इंटीग्रल फंक्शन है और साथ में बाउंडेड भी है, तो वो फंक्शन हमेशा कांस्टेंट होगा. ये आपको प्रूव करना है लियोविलीज थ्योरम में. फाइन. तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, मान लीजिए हमने एक क्लोज्ड कर्व, एक सर्कल ड्रॉ किया. ठीक है. C. इसका सेंटर ले लिया हमने Z0 और इसकी रेडियस मान ली R, कैपिटल R. ठीक है. अब हमें ये शो करना है कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है इस कर्व के सभी पॉइंट्स पर और साथ में फंक्शन बाउंडेड भी है, तो वो फंक्शन कैसा होगा? कांस्टेंट होगा. कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी और दो पॉइंट ले लें, जैसे अगर एक पॉइंट ले लिया Z1, एक और पॉइंट ले लिया Z2, Z1 पे जो आपको फंक्शन की वैल्यू मिल रही होगी वही वैल्यू फंक्शन की आपको Z2 पर मिल रही होगी. ये तो मतलब वो फंक्शन आपका कांस्टेंट होगा अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है और साथ में बाउंडेड भी है. तो Z1 पर जो आपको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू आपको Z2 पर फंक्शन की मिलेगी. या फिर कोई और भी पॉइंट ले लेते, मींस Z3 ले लेते, Z4 ले लेते,
तो इन सब पर जो आपको फंक्शन की वैल्यू मिल रही होती है वो इक्वल होगी। एफ जेड कॉन्स्टेंट प्रूव करना है ना, मतलब एफ जेड इज कॉन्स्टेंट। अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है और साथ में बाउंडेड भी है तो वो फंक्शन आपका कॉन्स्टेंट होगा। मीन्स कोई भी पॉइंट ले लो आप इस क्लोज कॉन्टूर के अंदर, तो उस हर पॉइंट पर जो आपको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो इक्वल होगी, तभी तो वो कॉन्स्टेंट प्रूव होगा। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि इसमें कोई दो पॉइंट ले लेंगे z1 z2 और फिर हम ये दिखा देंगे कि एफ जेड वन इज इक्वल टू एफ जेड टू। यही तो मतलब है इसका, फंक्शन को कांस्टेंट प्रूव करना है। मतलब z पर जो आपको फंक्शन की वैल्यू मिल रही होगी वही वैल्यू आपको z2 पर फंक्शन की मिल रही होगी। मीन्स हम ये दिखा देंगे एफ जेड वन इज इक्वल टू एफ जेड टू, या फिर हम इसको इस तरह से दिखा दें एफ जेड वन माइनस एफ जेड टू इज इक्वल टू जीरो। एक ही बात है ना, इसको इधर ले जाके इज इक्वल टू दिखा दें, या फिर हम ये दिखा दें कि मॉड ऑफ एफ जेड वन माइनस एफ जेड टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे कि आपका फंक्शन एनालिटिक है फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ z और साथ में बाउंडेड भी है, तो वो फंक्शन हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, देखो अब जो आपका फंक्शन है वो क्या है, इंटीग्रल फंक्शन है ना। इंटीग्रल फंक्शन है मतलब पूरे एंटायर z प्लेन में आपका फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है। ठीक, अभी हमने क्या किया, एक क्लोज कॉन्टूर कंसिडर किया है, एक सर्कल ड्रॉ किया है हमने। क्लोज कर जो हमने कंसिडर किया है वो क्या है, एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसका सेंटर है z0 और रेडियस क्या लिया हमने r। ठीक है, लेकिन जो आपका फंक्शन है वो तो इंटीग्रल फंक्शन है ना, मींस पूरे z प्लेन में एनालिटिक है। ठीक है, तो हम अगर पूरे z प्लेन की बात करें तो अगर इस r को, मींस ये जो रेडियस है इसको हम इन्फिनिटी कर दें तब तो पूरे डोमेन की बात हो जाएगी ना। आपका फंक्शन कैसा है, इंटीग्रल फंक्शन है। इंटीग्रल फंक्शन मतलब पूरे z प्लेन में, मींस एंटायर z प्लेन में आपका फंक्शन एनालिटिक है। अगर हम इस रेडियस को, अभी तो हमने एक क्लोज कॉन्टूर लिया क्योंकि प्रूव करने के लिए तो हमें एक क्लोज कर्व चाहिए था जिसके अंदर हम पॉइंट्स लेंगे, r टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे तो मतलब पूरे एंटायर डोमेन की बात हो जाएगी ना, क्योंकि आपका फंक्शन कैसा है, इंटीग्रल फंक्शन है। फिर हम ये प्रूव कर देंगे कि z1 पर जो आपको फंक्शन की वैल्यू मिल रही है वही आपको z2 पर फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, मींस आपका फंक्शन कांस्टेंट है। अगर आपका f कोई भी इंटीग्रल फंक्शन है, मींस पूरे एंटायर z प्लेन में आपका फंक्शन एनालिटिक है, साथ में बाउंडेड भी है, तो z1 या z2 कोई भी और पॉइंट ले लो तो उस पर जो आपको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी, मींस आपका फंक्शन कैसा होगा, हर पॉइंट पर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करेंगे। देखिए हमने जो क्लोज कॉन्टूर लिया है वो क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर है z0 पर और रेडियस क्या है, कैपिटल R। उसके बाद हम दो पॉइंट्स और कंसिडर करें, z1 और z2। हम ये दिखा देंगे कि z1 पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वही z2 पर फंक्शन की वैल्यू होगी। हमें fz को कांस्टेंट प्रूव करना है ना, मींस फंक्शन को कांस्टेंट प्रूव करना है। कैसे दिखाएंगे कि z1 और z2 पर जो आपको फंक्शन की वैल्यूज मिल रही होंगी वो इक्वल होंगी, तो आपका फंक्शन कांस्टेंट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, लेट z1 एंड z2 बी एनी two points of the z plane and take the contour C हमने क्या लिया, एक सर्कल लिया है ना, take the contour C to be a circle, और इस सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, मॉड z माइनस z नॉट, सेंटर हमने क्या लिया है z नॉट और रेडियस क्या लिया कैपिटल R, मींस मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू R। ठीक है, इंक्लोजिंग द पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स किसके अंदर है, z1 z2 किसके अंदर है, इस सर्कल के तो अंदर है। इंक्लोजिंग द पॉइंट्स z1 एंड z2। ठीक है, हमने जो आपका क्लोज कॉन्टूर था वो हमने एक सर्कल लिया है, इसका सेंटर हमने माना है z0 और रेडियस क्या मानी है, कैपिटल R। उसके बाद हमने कोई दो पॉइंट्स कंसिडर करे हैं z1 z2। हम ये दिखा देंगे कि z1 पर जो आपको फंक्शन की वैल्यू मिल रही होगी वही z2 पर आपको फंक्शन की वैल्यू मिल रही होगी, मींस fz1 इज इक्वल टू fz2 होगा। फाइन, ये दिखाएंगे। ठीक, सबसे पहली चीज, बाय कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। देखो z1 पर आप फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो बाय कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे आपका कोई फंक्शन, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर आपका कोई फंक्शन है जो कि एनालिटिक है उस कर्व की बाउंड्री और उसके अंदर के सभी पॉइंट्स पर, और कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जिस पर आपका फंक्शन एनालिटिक ना हो, तो उस पर आप फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो। उस पॉइंट पर आप फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो बाय कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। वो क्या हो जाती है, f इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल ऑफ f z अपॉन z माइनस a अलोंग दैट क्लोज कॉन्टूर, यही होती है। तो यहाँ पर हम हमारे पॉइंट्स क्या है, z1 और z2, इन पर आप कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से z1 और z2 दोनों पर आप फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो। क्या हो जाएगी, देखो z1 पर क्या हो जाएगी, f z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पाई इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस z1, क्योंकि यहाँ पर z1 है ना तो यहाँ क्या आ जाएगा z1, जैसे a होता है ना का, जिस पॉइंट पर आप फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन कर रहे होते हैं वही पॉइंट आता है यहाँ पर z1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा z1 अलोंग दिस क्लोज कॉन्टूर। ठीक है, इसी तरह से f z2 निकाले तो वो क्या हो जाएगा, f z2
मीन्स z2 पर जो आपको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी 1/2 एफ जेड अपॉन जेड माइनस z2 डी जेड, ठीक है, अलॉन्ग दिस क्लोज कॉन्टूर। फाइन, अब हम क्या करेंगे fz1 माइनस fz2 कर देंगे। आपको क्या प्रूफ करना है fz1 इज इक्वल टू fz2, मैंने बताया इसको कैसे करेंगे, fz1 माइनस fz2 कर देंगे और उसका मॉड ले लेंगे, ठीक है, उसको जीरो से उसको दिखा देंगे कि ये जीरो के इक्वल है। अगर जीरो के इक्वल आ जाएगा मीन्स मॉड ऑफ fz1 माइनस fz2 इज इक्वल टू जीरो, मीन्स fz1 माइनस fz2 इज इक्वल टू जीरो, और इसका मतलब fz1 इज इक्वल टू fz2, ठीक है, इस तरह से दिखाएंगे। देखिए fz1 माइनस fz2 मीन्स fz2 को fz1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिल जाएगा, ये पुट कर दो उठा के 1/2 और इंटीग्रल ऑफ fz अपॉन z माइनस z1 dz और माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ fz अपॉन z माइनस z2 अलॉन्ग दिस क्लोज कॉन्टूर c, ठीक है, dz। अब देखो यहाँ पर दोनों इंटीग्रल्स में जो आपका इंटीग्रेशन हो रहा है वो z के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक ही इंटीग्रल में इन दोनों टर्म्स को लिख लें, ठीक है, क्या आज मिल जाएगा 1/2 को भी कॉमन ले रहे हैं और ये हो जाएगा कॉन्टूर इंटीग्रल fz अपॉन z माइनस z1 और माइनस fz अपॉन z माइनस z2, ठीक है, dz। फाइन, अब देखो fz को भी आप कॉमन ले सकते हो तो ये क्या हो जाएगा 1/2 देखो fz को भी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, देखो fz को हमने कॉमन ले लिया और फिर उसके बाद ये था वन बचेगा क्या 1/z माइनस z1, यहाँ पर बचेगा 1/z माइनस z2, उसका हमने एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या टर्म आएगा z माइनस z2 माइनस z माइनस z1, fz को हमने कॉमन ले लिया है उसके बाद एलसीएम ले लिया तो क्या मिलेगा z माइनस z2 माइनस z माइनस z1, तो z माइनस z2 माइनस z माइनस z1 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस क्योंकि माइनस में आ रहा है ना, ठीक है, ये हो गया dz इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ, देखो यहाँ पर है z और यहाँ पर है माइनस z और माइनस z कैंसिल, क्या बचा z1 माइनस z2, तो z1 माइनस z2 अपॉन z माइनस z1 और z माइनस z2, ठीक, fz dz। इधर क्या है आपका fz1 माइनस fz2 ये है ना, अब दोनों साइड ले लो मॉड, मीन्स मॉड ऑफ fz1 माइनस fz2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस होल टर्म, क्या हो जाएगा ये 1/2 इंटीग्रल z1 माइनस z2 अपॉन z1 माइनस z माइनस z1 और z माइनस z2 fz dz, ठीक है, इसका मॉड ले लिया हमने दोनों साइड, तो इधर क्या मिल गया आपको मॉड ऑफ fz1 माइनस fz2 और इधर मॉड ऑफ दिस होल टर्म। फाइन, देखो मैंने आपको क्या बताया कि आपको फंक्शन को कांस्टेंट प्रूव करना है। फंक्शन को कांस्टेंट प्रूव करने का मतलब क्या है कि जो आपने दो पॉइंट्स लिए हैं z1 z2 उन दोनों पर जो आपको फंक्शन की वैल्यू मिल रही होगी वो इक्वल होगी, मींस fz1 इज इक्वल टू fz2 होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया कि आप या तो ये दिखा दो fz1 माइनस fz2 इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब यही है ना कि fz1 इज इक्वल टू fz2, ठीक है, या फिर ये दिखा दो कि मॉड ऑफ fz1 माइनस fz2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, उसका भी मतलब यही है कि मॉड ऑफ fz1 माइनस fz2 इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि fz1 माइनस fz2 इज इक्वल टू जीरो और fz1 माइनस fz2 इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि fz1 इज इक्वल टू fz2। तो z1 पर जो आपको फंक्शन की वैल्यू मिल रही है वो z2 पर जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है उन दोनों की वैल्यूज कैसी है, सेम है, मीन्स इक्वल आ गई, ठीक है, तो हमने इसका मॉड ले लिया। अब हम दिखा देंगे दिस इज इक्वल टू जीरो। फाइन, देखिए कैसे, मॉड ऑफ fz1 माइनस fz2 इज लेस देन इक्वल टू, अब देखो ये आपका मॉड है, पूरे इस होल टर्म का मॉड है, ठीक है, अब इस मॉड को जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ये अलग अलग टर्म्स पे, मींस 1/2 का मॉड, z1 माइनस z2 का मॉड, z माइनस z1 का मॉड, z माइनस z2 का मॉड एंड मॉड ऑफ fz मॉड ऑफ dz, मींस इस मॉड को जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन पर्टिकुलर टर्म्स में तब ये इक्वलिटी क्या हो जाएगी, इनइक्वलिटी। अभी यहाँ पर इक्वल साइन है, जब आप मॉड को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ये सारे टर्म्स पे अलग अलग तो ये क्या बन जाएगा, इनइक्वलिटी बन जाएगी, मींस लेस देन इक्वल टू वाली इनइक्वलिटी बन जाएगी, ठीक है, जब आप मॉड को डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन सारे टर्म्स पर अलग अलग, ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको 1/2 का मॉड इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ z1 माइनस z2, ठीक, मॉड ऑफ z माइनस z1
mod of z minus z2 mod of fz एंड mod of dz। ये मिल गया, आपने mod को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और यहाँ पर ये क्या मिल गई आपको, इनइक्वालिटी बन गई। ठीक है, अब देखिए जो आपने सर्कल कंसिडर किया था वो क्या था, ये आपने सर्कल कंसिडर किया था जिसका सेंटर था आपका z0 और रेडियस क्या ली थी हमने, कैपिटल R। ठीक है, और फिर हमने इस पर कोई 2 पॉइंट कंसिडर करे थे, z1 और z2। ठीक है, और हमें ये दिखाना है कि z1 पर जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वही z2 पर आपको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, मींस fz1 इज इक्वल टू fz2, ये आपको दिखाना है। ठीक है, अब देखिए अगर हम ये निकालें mod of z1 माइनस z2, mod of z1 माइनस z2, तो ये क्या होगा, मींस z1 और z2 के बीच का डिस्टेंस ये क्या होगा, देखिए जो भी होगा बट ये लेस देन 2r होगा, मींस रेडियस, ये आपका डायमीटर हो गया ना 2r, r क्या है आपकी रेडियस है, मींस 2r इसका डायमीटर हो गया। अब z1 और z2 के बीच के कोई भी डिस्टेंस होगा, क्योंकि z1 और z2 कहाँ है, इस सर्कल के अंदर के कोई 2 पॉइंट्स लिए हैं ना, इसके अंदर कहीं भी 2 पॉइंट्स ले लोगे, उनके बीच का डिस्टेंस जो भी होगा वो डायमीटर से तो कम ही होगा। ठीक है, डायमीटर से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि डायमीटर से बाहर हो गया, इसका मतलब पॉइंट्स तो बाहर हो गए, बट आपने जो पॉइंट्स लिए हैं वो इस सर्कल के अंदर लिए हैं, इसका मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा डायमीटर से कम होगा, मींस लेस देन 2r। ठीक है, इसी तरह से अगर z1 माइनस z0 में तब मींस मोड ऑफ z माइनस z0, मतलब z, ये जो z0 आपका क्या है, सेंटर है, z1 और z0 इसके बीच का डिस्टेंस देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये जो भी होगा बस रेडियस से कम होगा, क्योंकि रेडियस क्या है आपकी, इसकी कैपिटल R है। तो z1 कोई भी और पॉइंट ले लो, कहीं पे भी ले लो, किसी भी जगह पर अगर आप ये पॉइंट z1 ले लोगे तो z1 से z0 की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा रेडियस से कम रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स कहाँ है, सर्कल के अंदर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए दिस इज R1, इसको R1 मान लिया। ठीक है, तो ये हमेशा लेस देन किसके होगा, R के, इस सर्कल की रेडियस से तो कम ही होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर z1 माइनस z2 माइनस z0 ले लें। ठीक है, अभी z1 की बात हो रही थी, अब z2 के लिए देख लो, अगर z2 माइनस z0 है, मीन्स z2 और z0 के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो भी आपका रेडियस से तो कम ही होगा, चाहे जो भी हो, बट रेडियस से कम होगा। ठीक है, इसका मतलब इसको मान लिया हमने R2 एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन R, मीन्स इस सर्कल की रेडियस से कम होगा, उसको हमने नाम दे दिया R2, z2 और z0 के बीच के डिस्टेंस को। फाइन, अब देखिए इसी तरह से ये डिटरमाइन कर लीजिए, mod z माइनस z1 एंड mod ऑफ z माइनस z2। ये कैसे करेंगे, देखो mod ऑफ z माइनस z1, देखो इसमें z0 को ऐड कर दो और z0 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या मिल जाएगा, z माइनस z0 और माइनस z1 माइनस z0। यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स z0 को ऐड किया और z0 को सब्ट्रैक्ट कर दिया z माइनस z1 में। ठीक है, तो आपको ये मिल गया z माइनस z0 माइनस z1 माइनस z0। फाइन, अब देखो, अब यहाँ पर जो इसका पूरे का मॉड है, अब इस मॉड को इन पर्टिकुलर टर्म्स में जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मींस z1 माइनस का मॉड और z1 माइनस z0 का मॉड, तो ये क्या मिलेगा आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू z माइनस z0 माइनस z1 माइनस z0, क्योंकि यहाँ पर क्या है नेगेटिव, तो जब आप मॉड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ इक्वलिटी कौन सी मिलेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू वाली, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z0 माइनस z1 माइनस z0। ठीक, अब देखिए z माइनस z0 का जो मॉड है वो क्या है, जो आपकी सर्कल की इक्वेशन थी वो क्या थी, z माइनस z0 इज इक्वल टू r, यही थी ना, सर्कल विद सेंटर एट z0 और रेडियस इज r, यही थी। तो मतलब z माइनस z0 को आप क्या लिख सकते हो, r माइनस z1 माइनस z0 क्या है, यहाँ पर निकाला z1 माइनस z0 क्या है, r1। ठीक है, तो आपका ये क्या आ गया, मॉड ऑफ z माइनस z1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू r माइनस r1। ठीक है, इसी तरह से अब ये निकालो, z माइनस z2 का मॉड निकाल सकते हैं ना, इधर लिख रही हूँ, z माइनस z2 का मॉड, इसमें भी z0 को ऐड कर दो, z0 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या मिल जाएगा, z माइनस z0 और माइनस z2 माइनस z0। ठीक है, सेम वैसे ही किया, देखो z0 को ऐड कर दिया, z0 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव मींस पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस का z0 मींस z0 को ऐड किया और यहाँ पर z0 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या मिल गया, z माइनस z0 माइनस z2 माइनस z0। सिमिलरली यहाँ पर भी मॉड को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू z माइनस z0 और माइनस z2 माइनस z0, और z माइनस z0 क्या है, यही है कैपिटल R, और z2 माइनस z0 क्या है, R2। ठीक है, तो ये आ गया आपका मॉड ऑफ z माइनस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू r माइनस r2, ये दोनों आ गए। ठीक है,
देखो अभी क्या मिल जाएगा, मीन्स जब ये वैल्यूज लाकर यहाँ पर पुट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 1/2 पाई का मॉड है, मीन्स ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई, क्योंकि आई का मॉड क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1/2 पाई इंटीग्रल ऑफ z1 माइनस z2 का मॉड अपॉन मॉड ऑफ z माइनस z1, ये हमने यहाँ पर डिटरमाइन किया अभी क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू r माइनस r1, तो उसकी जगह पर लिख सकते हैं r माइनस r1, और मॉड ऑफ z माइनस z2 ये यहाँ पर निकाला इज ग्रेटर देन इक्वल टू r माइनस r2, तो इसकी जगह लिख सकते हैं r माइनस r2। ठीक है, साथ में क्या आ रहा है मॉड ऑफ एफ जेड। अब मॉड ऑफ एफ जेड क्या है, देखो हमने स्टार्टिंग में जो ल्यूविली थ्योरम का जो स्टेटमेंट पढ़ा था वो क्या था कि अगर आपका एफ जेड कोई इंटीग्रल फंक्शन है और साथ में अगर वो बाउंडेड है इसका मतलब क्या है कि कोई एक रियल नंबर एम ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा सच दैट मॉड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम होगा। ये होती है बाउंडेडनेस की कंडीशन, मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर आपका फंक्शन एफ जेड बाउंडेड है इसका मतलब क्या है कि कोई एक रियल नंबर एम ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा सच दैट मॉड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम। आपका फंक्शन इंटीग्रल फंक्शन है साथ में बाउंडेड है, तभी तो आपको ये प्रूव करना है कि एफ जेड कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, तो ये मॉड ऑफ एफ जेड क्या है आपका लेस देन इक्वल टू एम है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ एफ जेड की जगह एम। ठीक, और मॉड ऑफ डी जेड ठीक है इज लेस देन इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/2 पाई, और ये टर्म्स को हम बाहर ले सकते हैं, क्या मिल जाएगा आपको मॉड ऑफ z1 माइनस z2 और m अपॉन r माइनस r1 और r माइनस r2 इंटीग्रल ऑफ dz, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये आ गया आपका मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का मॉड m अपॉन 2 पाई और r माइनस r1 और r माइनस r2। ठीक है, और ये इंटीग्रल मॉड ऑफ dz को क्या लिख सकते हैं हम r d थीटा, और थीटा है मतलब लिमिट्स किसकी लगेंगी थीटा की। अब आपका सर्कल है मीन्स थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 0 से 2 पाई। ठीक है, तो ये हो गई लिमिट्स। अब dz मॉड dz को हमने r d थीटा कैसे लिखा, देखो z क्या है मॉड z इज इक्वल टू कैपिटल R, इसका मतलब z इज इक्वल टू r e की पावर i थीटा। ठीक, और dz क्या हो जाएगा r e की पावर i थीटा और i d थीटा, ये हो जाएगा, और मॉड ऑफ dz क्या हो जाएगा r d थीटा। कैसे, देखो r का मॉड तो मतलब r, ठीक है, e की पावर i थीटा, e की पावर i थीटा को आप क्या लिख सकते हो cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब cos थीटा प्लस i sin थीटा का मॉड लोगे तो क्या मिलेगा रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1, तो रूट ऑफ 1 मीन्स 1, तो 1 हो गया, i का मॉड मीन्स 1 और साथ में d थीटा। ठीक है, तो आपको मिल गया मॉड dz इज इक्वल टू r d थीटा, और लिमिट्स लगा दी हमने थीटा की, मीन्स थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है क्योंकि सर्कल है तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी 0 से 2 पाई। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे मीन्स r तो आपका बाहर हो जाएगा, आप 1 को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो क्या मिलेगा थीटा, और लिमिट्स लग जाएंगी 0 से 2 पाई, तो मतलब क्या मिल जाएगा 2 पाई मीन्स लेस देन इक्वल टू z1 माइनस z2 और m अपॉन 2 पाई r माइनस r1 r माइनस r2। ठीक है, ये r को भी बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा r, और देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेट करोगे 1 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो क्या मिलेगा थीटा, और लिमिट्स लगा दो 0 से 2 पाई। ठीक है, और ये क्या मिल जाएगा आपको मॉड ऑफ z1 माइनस z2 और m r अपॉन, देखो यहाँ से मिल रहा है 2 पाई, इसको भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर 2 पाई अपॉन 2 पाई, और देखो r कॉमन ले लो इन दोनों टर्म्स में से तो आपको क्या मिल जाएगा r यहाँ से मिलेगा, और ये एक r यहाँ से मिलेगा, एक r यहाँ से मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर 1 माइनस r1 अपॉन कैपिटल R और 1 माइनस r2 अपॉन कैपिटल R। ठीक है, तो ये एक r से तो एक r कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये क्या मिल जाएगा आपको m z1 माइनस z2 का मॉड अपॉन r 1 माइनस r1 अपॉन कैपिटल R और 1 माइनस r2 अपॉन कैपिटल R। ठीक है, और विच टेंस टू 0 एज r टेंस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, देखो जो आपका स्टेटमेंट था ल्यूविलीज थ्योरम का वो क्या था कि अगर आपका फंक्शन एफ जेड कोई इंटीग्रल फंक्शन है और साथ में वो बाउंडेड है तो आपका जो फंक्शन है एफ जेड वो कांस्टेंट होगा। इंटीग्रल फंक्शन है एफ जेड, इसका मतलब क्या है कि एफ जेड एंटायर फंक्शन है, और एंटायर फंक्शन का मतलब क्या है कि जो आपका फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक होगा एंटायर जेड प्लेन में। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट था कि अगर आपका फंक्शन
एनालिटिक है एंटायर जेड प्लेन में और साथ में वो बाउंडेड है, तो आपको उसको कांस्टेंट प्रूव करना है उस फंक्शन को, ठीक है। तो वहां पर क्या है, एंटायर जेड प्लेन में वो एनालिटिक है, लेकिन जो हमने जिसकी हम बात कर रहे थे, तो हमने एक सर्कल कंसिडर किया था, उस सर्कल के अंदर तो हम दिखा रहे हैं, हमने कॉन्टूर क्या कंसिडर कर लिया, एक सर्कल कंसिडर कर लिया जिसकी हमने रेडियस ले ली r, ठीक है। लेकिन अगर हम r टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दें तब तो उस पूरे डोमेन की बात हो जाएगी ना। अभी तो वो फिक्स है कि r रेडियस इतनी है, ठीक है, लेकिन अगर कर दें कि r टेंड्स टू इन्फिनिटी तब तो वो पूरे एंटायर डोमेन की बात हो जाएगी। और आपका फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है, पूरे जेड प्लेन में r टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे तो पूरा डोमेन इंक्लूड हो जाएगा, तब हम लगा सकते हैं इसमें। अगर r टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका मतलब r टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, मींस ये टर्म क्या हो जाएगा, 0, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। और ये क्या है, fz1 माइनस fz2, यही चल रहा था ना आपका, मॉड ऑफ fz1 माइनस fz2 आपको क्या मिल गया, लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो ये इसका मॉड है, इसका मॉड इज लेस देन इक्वल टू 0 आया है। अब इसका मॉड है, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यूज थोड़े ना मिलेंगी, इसका मतलब ये लेस देन वाला साइन हट जाएगा, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ fz1 माइनस fz2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, अगर मॉड ऑफ fz1 माइनस fz2 इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब fz1 माइनस fz2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, fz1 इज इक्वल टू fz2, यही आपको प्रूफ करना था। thus fz इज कांस्टेंट, यही प्रूव करना था आपको कि अगर fz कोई इंटीग्रल फंक्शन है, मींस एनालिटिक है एंटायर जेड प्लेन में और साथ में वो बाउंडेड भी है, तो जो आपका फंक्शन fz होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो वो हमने दिखा दिया कि fz1 मींस z1 पर जो आपको फंक्शन की वैल्यू मिल रही है वही आपको z2 पर फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब fz कैसा है, कांस्टेंट है। इसके लिए हमने क्या किया, जो आपका फंक्शन है वो तो इंटीग्रल फंक्शन है, मतलब एंटायर जेड प्लेन में एनालिटिक है, बट हमने क्या किया, सिर्फ एक क्लोज मतलब एक सर्कल हमने कंसिडर किया था जिसका हमने सेंटर लिया था z0 और रेडियस ली थी कैपिटल R। तो अभी तो हम सिर्फ सर्कल की बात कर रहे थे, बाद में हमने क्या दिखा दिया कि r टेंड्स टू इन्फिनिटी, मींस अब क्या पूरे डोमेन की बात हो गई, क्योंकि आपका फंक्शन था एनालिटिक पूरे एंटायर जेड प्लेन में, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, r टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जैसे ही हमने r टेंड्स टू इन्फिनिटी किया तो आपको ये क्या मिल गया, 0। और ये आपका प्रूव हो गया कि fz1 इज इक्वल टू fz2, मींस z1 और z2 पर जो आपको फंक्शन की वैल्यू मिल रही है वो इक्वल है, इसका मतलब जो आपका फंक्शन है वो कांस्टेंट है, फाइन। तो ये प्रूव हो गया कि अगर आपका कोई भी फंक्शन जो कि इंटीग्रल फंक्शन है, मींस एंटायर फंक्शन है, और अगर वो बाउंडेड भी है, तो जो आपका फंक्शन होगा fz वो हमेशा कांस्टेंट होगा, फाइन। ये हमें दिखाना था ल्यूविलीज थ्योरम में। तो आई होप ये आपको समझ में आई होगी थ्योरम। थैंक यू वेरी मच।